ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज़ तलवीर सिंह और सभी का स्वागत है आज के सेशन में। सारे के सारे स्टूडेंट्स आ जाइए, 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए और फिर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। नए बैच की पहली क्लास है और बहुत ही खूबसूरत दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन ये हमारी क्लास है वो स्टार्ट हो रही है, हमारा बैच शुरू हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कुछ और हो सकता है। फटाफट से आ जाइए सारे के सारे स्टूडेंट्स। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है आपकी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को यहाँ पर आज पता चलने वाली। जी, आप सभी को भी हैप्पी गुरु पूर्णिमा। आप हमसे सीखते हो, हम आपसे सीखते हैं, तो आप हमारे गुरु और हम आपके गुरु हैं ना। आ जाइए आ जाइए। काफ़ी सारे बच्चे आ गए हैं, 1 आध मिनट वेट कर लेते हैं, ठीक है, फिर बाकी सब बच्चे भी आ जाएंगे, फिर शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो हैप्पी गुरु पूर्णिमा सभी को। पूर्णिमा 2025। और आज हम अपने आप से प्रॉमिस करेंगे कि हाँ, गुरु पूर्णिमा के दिन मैं फुल डेडिकेशन के साथ अपनी पढ़ाई शुरू करूँगा, पढ़ाई शुरू करूँगी, ताकि जो भी अभी आगे मेरा एग्ज़ाम होने वाला है उसमें मेरा रिजल्ट है वो मुझे मिल जाए। ठीक है, चलिए। तो अब देखो, आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो बिल्कुल नए हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पेपर दे दिया है और उनके एग्ज़ाम आंसर वगैरह हैं। तो मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि 2-4 दिन में आपका रिजल्ट आउट हो ही जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके मार्क्स कितने आए हैं, आपका नेट हुआ है, जेआरएफ हुआ है, जो कुछ भी हुआ है। आज क्योंकि हमारी क्लास है, दिस इज इंट्रोडक्टरी क्लास, दिस इज अ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्लास, जिसके अंदर मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, वो सारी बातें जो आगे के 4-6 महीने आप लोगों को फॉलो करनी है, क्योंकि वो सारी ऐसी हैबिट्स हैं, कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज हैं जिनको अगर आप डेली बेसिस पे फॉलो करोगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली। ठीक है जी। पेपर 1 की हम बात करने वाले हैं, पेपर 1 की हम बात करने वाले हैं, ठीक है जी। पेपर 1। अब पेपर 1 की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा क्यों है, उसका रीजन ये है कि सेकंड पेपर में कुछ भी कहीं से भी आ जाता है, जिसकी बेस्ट एग्जांपल इस बार का इंग्लिश लिटरेचर का पेपर था। अगर आप पेपर 1 में अच्छी कमांड हासिल कर लेते हो, अगर आप पेपर 1 में 40+, 44, 43 इतने क्वेश्चन सही कर लेते हो, तो वो आप लोगों का पेपर 2 को कंपनसेट कर देता है, क्योंकि पेपर 2 में बहुत सारी इधर उधर से चीजें आ जाती हैं जो कि आपको नहीं मालूम होती। लेकिन पेपर 1 में क्या होता है कि आपको मालूम होता है, सिलेबस कम होता है, इजीली आप चीजों को समझ पाते हो। तो सबसे पहले आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर लीजिए कि जो पेपर 1 है बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके एग्जाम में। आज से 7-8 साल पहले, 10 साल पहले पता है क्या होता था? आज से 7-8 साल पहले, 10 साल पहले बच्चों के दिमाग में, इवन के टीचर भी ये बात बोल देते थे कि तुम सेकंड पेपर की तैयारी करो, पेपर 1 तो ऐसे ही हो जाएगा, आखिरी 1 महीना पढ़ के ही हो जाएगा। तो ये बात कभी भी अपने दिमाग में मत लेके आना कि लास्ट मंथ में हो जाएगा या थोड़ा सा पढ़ के हो जाएगा, नहीं होगा। 10 साल में लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्ट्रेटेजिकल वे में आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप पेपर 1 में अच्छा स्कोर कर पाओगे। अदरवाइज फिर सिर्फ सेकंड पेपर आपको बचा नहीं पाएगा, सिर्फ सेकंड पेपर के बेसिस पे आप अपना जेआरएफ क्लियर नहीं कर पाओगे। तो पहली बात तो ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि जो पेपर 1 है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पेपर 1 देखो सबके लिए बेटा कॉमन है, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कॉमर्स से हो, तुम हिंदी से हो, तुम मैनेजमेंट से हो, तुम संस्कृत से हो, कौन से सब्जेक्ट से तुम बिलोंग करते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर किसी को यह पेपर देना ही पड़ेगा और हर किसी के लिए यह कॉमन होता है। तो कॉमन होने की वजह से इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो और बढ़ जाती, राइट? क्योंकि सेकंड पेपर है वो आपका अपने सब्जेक्ट का होगा, लेकिन फर्स्ट पेपर है वो कॉमन है, वो सबके लिए होता है। अब इसमें आप लोगों को टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है बेटा। तो टोटल जो फर्स्ट पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है। क्या होता है? वो टोटल 100 मार्क्स का होता है।
और हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो मिनिमम 40 प्लस का होना चाहिए, मतलब 40 से कम हमने सोचना भी नहीं कि हमारे फर्स्ट पेपर में नंबर कम से कम 80, 82, 84, 86 इस तरीके से होने चाहिए। 90 का ही टारगेट रखना चाहिए। अगर आप ये टारगेट लेके चलोगे तो डेफिनेटली आप इसको अचीव भी कर लोगे। तो आपको 50 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। और आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो कि आपके लिए एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। ठीक है जी, आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सोचो अगर नेगेटिव मार्किंग ना होने से कट ऑफ 60-65 तक जा रही है, तो अगर नेगेटिव कट ऑफ जो नेगेटिव मार्किंग शुरू हो जाए तो कट ऑफ तो फिर 40, 42, 45 ही रह जाएगी। तो ये आप लोगों को एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपको क्वेश्चन गलत होने पे आपके नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भैया गलत हो गया तो 1/4 नंबर काट लो, ऐसा नहीं होता। आप क्वेश्चन सही करे हो, क्वेश्चन गलत करे हो, सही है तो 2 नंबर मिलेंगे और अगर नहीं है तो 0 होगा। वो ऐसा नहीं है कि आपका नंबर डिडक्ट होगा। ठीक है, ये बात आपको पहले समझ लेनी है कि आपके एग्जाम में किसी भी तरीके की बेटा नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप इजीली बड़े आराम से सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आओ, चाहे तुक्के लगा के आ जाओ, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं आता तो फिर ऑब्वियसली बात है तुक्का लगेगा, लेकिन यह बात कंफर्म है, इस बात को अपने दिमाग में रखना है कि एग्जाम में हमें सारे सवालों के जवाब दे के आने हैं। हमारे लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर सवाल का जवाब हम क्लिक करके आए। पहले इस बात तक बेसिक सब्जेक्ट के बारे में मैंने ये आपको बताया। इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। पहले यहां तक बताइए, ये जो 4 बातें मैंने बताई हैं ये सबको क्लियर है? इज इट क्लियर? ये बात सभी को समझ आ गई? ठीक है जी, ये सिंपल है, इसमें कुछ खास नहीं है। पेपर कॉमन है, 50 क्वेश्चन आते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आराम से इजीली हम इसमें अच्छा स्कोर करने वाले। ठीक है जी, अब बात करते हैं इसकी सिलेबस की। देखो, अगर आप जिस फोल्डर में जाओगे ना एप्लीकेशन के अंदर ही, तो वहां पर आप लोगों को अलग अलग फोल्डर नजर आएंगे। ठीक है, पेपर 1 में चले गए, पेपर 1 में आपको जो पहला फोल्डर मिलेगा ना ओरिएंटेशन वाला, उसके अंदर आपको इसका सिलेबस है वो पीडीएफ फॉर्म में मैंने अपडेट कर दिया है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। हिंदी में भी और इंग्लिश में भी मैंने उसको अपडेट कर दिया है। तो एक काम जो आप लोगों ने करना है सबसे इंपॉर्टेंट, ये कंपलसरी है। देखो, मैं जितनी बातें बताऊंगा वो बातें आपको एज इट एज फॉलो करनी पड़ेंगी। अगर फॉलो करोगे तो रिजल्ट मिलेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। अगर नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा, ये भी मेरा प्रॉमिस है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको अपने पेपर 1 का सिलेबस और जो आपका रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट है पेपर 2 उसका सिलेबस, इन दोनों को हार्ड कॉपी में आपको प्रिंट लेना है। बात समझ में आई? इन दोनों सिलेबस का हार्ड कॉपी में आपके पास प्रिंट होना चाहिए। और जब भी आप पढ़ने बैठो, ये दोनों चीजें, अगर पेपर 1 पढ़ रहे हो तो पेपर 1 का सिलेबस हमेशा आपके पास होना चाहिए, और दूसरा जब पेपर 2 पढ़ रहे हो तो पेपर 2 का भी सिलेबस आप लोगों के पास होना चाहिए। तो ये काम आपका सबसे पहला है कि आज के आज ही आप लोग पेपर 1 के सिलेबस का प्रिंट निकलवाओगे और पेपर 2 के सिलेबस का प्रिंट निकलवाओगे। अब पेपर 1 तो मैंने दे दिया है ना, पेपर 1 तो मैंने आपको दे दिया है। अब पेपर 2 अगर आपको साइट नहीं पता तो मैं आपको साइट बता रहा हूं, कहां से जाके आप अपना डाउनलोड कर सकते हो। आप गूगल पे जाके लिखेंगे यूजीसी नेट ऑनलाइन। ठीक है जी, साइट का नाम लिख लो, अगर किसी को नहीं पता ना कि कैसे डाउनलोड होगा, यूजीसी नेट online.com। मैं आपको समझा देता हूं। ये क्यों नहीं चल रहा भाई? चल तो रहा है वैसे, एक सेकेंड। यूजीसी नेट ऑनलाइन, सर्च क्यों नहीं कर रहा है यार? अब
अभी पता नहीं इसमें क्या दिक्कत आ रही है, बट कोई बात नहीं, मैं टेलीग्राम पे आपको लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। उस वेबसाइट से जाके आप अपना पेपर 1 का सिलेबस तो पीडीएफ में दे ही दिया है मैंने, पेपर 2 का आप अपना रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट का वहां से जाके क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। वैसे भी आप सर्च करोगे ना यूजीसी नेट ऑनलाइन, इतना सर्च करिए, पहली साइट आएगी, उस पर आप लोगों का पेपर 2 का सिलेबस है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वो मैं लिंक टेलीग्राम पे भेज दूंगा। सारे बच्चे टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पे जाके सर्च करिए कॉमर्स नेट अचीवर्स, ये पब्लिक चैनल है। इस बार आप लोगों का एक प्राइवेट चैनल भी बनाएंगे, ये तो सब ज्वाइन करके रखो क्योंकि इसमें पीडीएफ वगैरह जो भी अपडेट होती है वो सब यहां पे आती है। इस बार आप लोगों का एक प्राइवेट ग्रुप भी मैं बनाऊंगा डिस्कशन के लिए, जो कि आप लोगों के सिर्फ पेड स्टूडेंट्स का होगा, ठीक है। वो 1-2 दिन में आपको इंफॉर्मेशन मैं दे दूंगा। तब तक आप कॉमर्स नेट अचीवर्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिए, वहां पे जाके आप सर्च करो, आपको एक चैनल मिल जाएगा जिसमें 89,000 सब्सक्राइबर हैं, आप उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए, सिंपल है, ठीक है, फ्री है। बस टेलीग्राम के सर्च बार में जाके कॉमर्स नेट अचीवर्स लिखिए, आपको ये वाला चैनल है वो मिल जाएगा। क्लियर है जी, समझ आया? चलिए, अब सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको पेपर 1 का सिलेबस और आपको पेपर 2 का सिलेबस है वो डाउनलोड करके अपने पास प्रिंट ले लेने हैं और हमेशा आपके पास होना चाहिए। अब अगर मैं पेपर 1 के सिलेबस की बात करूं, पेपर 1 के अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो आपको टोटल कितनी यूनिट्स हैं बेटा? 10 यूनिट्स हैं, मतलब आपको टोटल 10 यूनिट्स पढ़नी है। क्लियर है? 10 यूनिट्स हैं और एनटीए ये बोलता है अपने ऑफिशियल नोटिस में कि हम हर यूनिट से 5 क्वेश्चन पूछते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को, एनटीए वाले ये बोलते हैं कि हम तो जी हर यूनिट से 5 सवाल पूछेंगे, इस तरीके से 50 सवाल आते हैं। लेकिन इन रियलिटी ऐसा नहीं होता है। सिर्फ डेटा इंटरप्रिटेशन और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये 2 यूनिट्स हैं जिसमें से 5-5 सवाल आते हैं। बाकी सारी यूनिट में से कई बार एक ही यूनिट से 12-12 सवाल आ जाते हैं और कभी एक यूनिट से एक ही सवाल आता है। तो इससे आप लोगों को क्या समझ आता है? इससे आपको यह समझ आता है कि आप कोई भी यूनिट छोड़ नहीं सकते, आप किसी भी यूनिट का रिस्क नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा कि यार मैं हायर एजुकेशन की यूनिट छोड़ देता हूं, यूनिट छोड़ देता हूं, 5 ही सवाल आएंगे, पेपर में 15 सवाल आ गए हायर एजुकेशन से, तुम तो फेल हो गए, तुम तो फेल हो जाओगे ना। तो इस वजह से ये जो 10 यूनिट्स हैं, हर यूनिट की इंपॉर्टेंस बराबर है। ये मत सोच लेना कि इसके 10 इसमें से 5 ही सवाल आएंगे, ऐसा नहीं है। एनटीए है वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है, वो तुम्हारी पुरानी सहेली जैसा है, वो कभी भी तुम्हें धोखा दे सकता है। तो तुम्हारे पेपर में किसी भी यूनिट से कितने भी सवाल आ सकते हैं, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। एक यूनिट में से 10 भी आ सकते हैं, 12 भी आ सकते हैं, एक यूनिट में से एक हो सकता है, और हो सकता है किसी यूनिट में से सवाल ही ना आए। इसलिए एनटीए अपनी मनमर्जी से आपसे सवाल पूछेगा। इससे आप लोगों को यह बात समझ में आती है कि सर हमें हर यूनिट को प्रॉपर इंपॉर्टेंस देनी है, हर यूनिट को हमने सही तरीके से पढ़ना है, तभी हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे। मैं यूनिट्स आपको बता देता हूं। देखो, पहली एक यूनिट आपकी आती है टीचिंग एप्टीट्यूड, दूसरी है रिसर्च एप्टीट्यूड, तीसरी यूनिट आप लोगों की कम्युनिकेशन होती है, संचार जिसको बोल देते हैं। चौथी यूनिट आप लोगों की आईसीटी होती है, जिसके अंदर आप सारा कंप्यूटर पढ़ते हो, ठीक है, कंप्यूटर क्या होता है, कैसे है, वो सब चीजें आती हैं। 5वें नंबर पे आप लोगों के पास लॉजिकल रीजनिंग आ जाता है। अब लॉजिकल रीजनिंग में एक टॉपिक आपका इंडियन लॉजिक भी होता है। 6ठे नंबर पे आप लोगों के पास आ जाएगा मैथ्स, जिसको आप मैथमेटिकल रीजनिंग भी बोल देते हो। 7वें नंबर पे आपके पास आ जाएगा डेटा इंटरप्रिटेशन। 8वें नंबर पे आपके पास आएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। 9वें नंबर पे आपके पास आता है हायर एजुकेशन। और
10वें नंबर पे आपके पास आता है पीपल एंड इन्वायरमेंट। पीपल एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। ये सिलेबस की पीडीएफ आपको कोर्स में दी हुई है, वहां से आप डाउनलोड भी कर लीजिएगा। मैं नॉर्मली सिर्फ आप लोगों को, क्योंकि आज इंट्रोडक्टरी क्लास है, स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, तो आप इस चीज को समझ लीजिए कि टोटल आपके पास 10 यूनिट्स हैं, ठीक है। टोटल आपके पास 10 यूनिट्स हैं और हम इन यूनिट्स को ना अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जिसमें आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जिसमें आपको प्रैक्टिकल चीजों पे फोकस करना पड़ेगा, कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जिसमें आपको सिर्फ रट्टा मारना है, सिर्फ याद करना है, समझ आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, और कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जिसमें आपको कॉन्सेप्ट्स को समझना है। क्लियर है? जिसमें आपको कॉन्सेप्ट्स को समझना है। जैसे मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूं, यहां पर आते हैं, देखो आप 8वें नंबर पे जो यूनिट लिखी हुई है, दिस इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और इसी से हम शुरुआत करते हैं, ठीक है, इसी से हम शुरुआत करते हैं। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है? देखो, रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना। बिल्कुल बेटा, क्लास जब खत्म हो जाएगी ना तो उसके 1-8 घंटे बाद उसकी रिकॉर्डिंग बन जाएगी, तो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या हुआ? आपने रीड किया, रीड का मतलब पढ़ना, और कॉम्प्रिहेंड करने का मतलब अंडरस्टैंड करना। अब इसको हम एक क्लास में सिर्फ समझ लेंगे, एक क्लास में मैं इसकी स्ट्रेटेजी बता दूंगा, उसके बाद आपको इस यूनिट को सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही करना है। समझ आया? हर रोज आपको एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो क्या करना है? हेल्प करना है, बनाना है। अलग अलग स्ट्रेटेजी नहीं होती है, पेपर एक है तो सेम स्ट्रेटेजी होगी। जो रिपीटर है उनके लिए यूट्यूब पे स्ट्रेटेजी बता दूंगा, ठीक है। यहां पर मैं ये मान के चल रहा हूं कि सारे नए बच्चे हैं तो मैं उसी हिसाब से पढ़ाऊंगा, ठीक है। जो बच्चे जिनका क्लियर नहीं हुआ या जो पहले दे चुके हैं उनके लिए मैं यूट्यूब पे स्ट्रेटेजी क्लास ले लूंगा। सर लैपटॉप पे लाइव क्लास नहीं शो रहा, लाइव इवेंट में शो होगा, लैपटॉप पे भी होगा, हर जगह पे होता है। अब इसमें आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की इंपॉर्टेंस ज्यादा क्यों है, अभी इसको समझना। पहले मैं इस यूनिट के बारे में बात करूंगा कि इस यूनिट की इंपॉर्टेंस क्यों ज्यादा। आपको याद है स्कूल में एक क्वेश्चन होता था आपको, अनसीन पैसेज। कितने बच्चों को याद है? बोलो। स्कूल टाइम पे आप लोगों को एक क्वेश्चन आता था 5वीं में या 6ठी क्लास में, 7वीं क्लास में, जिसको अनसीन पैसेज बोलते थे। याद है सबको? आता ही होगा यार, चाहे आप किसी भी मीडियम से पढ़े हो, किसी भी स्कूल से पढ़े हो, आपको एक सवाल आता था अनसीन पैसेज, है ना। अनसीन पैसेज आता था, तो अनसीन पैसेज में क्या होता था? एक पैराग्राफ दिया होता था और उसके छोटे छोटे 5 सवाल होते थे, और हम क्योंकि छोटे होते थे तो हम ना वर्ड टू वर्ड ढूंढते थे। देखा होगा आप लोगों ने कि चाहे अकबर बीरबल की कोई कहानी है तो हम वर्ड टू वर्ड ढूंढते थे। अच्छा, यहां पे अकबर आ गया तो क्वेश्चन में ये अकबर है, तो वहां पे हमें आंसर आ जाता था, ठीक है जी। अब यही अनसीन पैसेज अब आपके लिए क्या बन गया है? अब आपके लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बन गया है। अब मैं इसको स्पेसिफिकली पता है क्यों समझाने लगा हूं, उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। अभी वही सवाल आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बन गया है, जिसमें आप लोगों को एक पैराग्राफ आएगा और उस पैराग्राफ से आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपके उसका आंसर देना होगा, ठीक है। हम इसी से शुरू करेंगे, जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, जब भी नोट्स पे अरे सब आएगा। अभी एक ही दिन में, मतलब एक ही, अभी 15 मिनट हुए हैं, सब कुछ एक ही बार में बता दूंगा क्या, धीरे धीरे चलेंगे, हर चीज पता चलेगी। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आज से पहले 2018 तक की अगर मैं बात करूं तो 2018 तक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सिर्फ पेपर 1 में आता था, लेकिन अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पेपर 1 में तो आ ही रहा है 5 सवाल, मतलब 10 नंबर का। अब पेपर 2 में भी आप लोगों को मालूम है 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, मतलब 10 सवाल आते हैं, और 10 दूना 20, तो टोटल सिर्फ और सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको 30 नंबर का आपके पेपर में आने वाला है। समझ आया? तो मतलब मान के चलो कि 300 नंबर का पेपर है, उसमें से 30 क्वेश्चन सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आ रहे हैं, तो 10% तो आप लोगों का पेपर सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ही डिपेंड कर रहा है। समझ रहे हो ना? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अगर आप सीरियसली नहीं लोगे, मेरी बात ध्यान से सुनो, नॉर्मली क्या होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लेके लोगों की सोच पता क्या होती है? अरे
पता थोड़ी है कौन सा पैराग्राफ आएगा, जैसे आएगा पढ़ के आंसर निकाल देंगे, नहीं निकलेगा। तो आपको इस चीज को समझना है, आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके पेपर में 10%, देखा 10% समझ रहे हो ना। अरे भाई मैं ऐसे ऐसे बच्चों को जानता हूं जिनका पेपर एक क्वेश्चन से रह गया, 0.31 से रह गया। तो आप सोच सकते हो कि ये 10% कितना होता है। नेट और जेआरएफ की जो कट ऑफ होती है ना, वो लगभग 5 से 7% के बीच में होती है। सपोज करो 60 पे नेट हो गया तो 65 पे या 66 पे जेआरएफ होता है। तो आप सोचो कि नेट से जेआरएफ तक लेके जाने में आपको सिर्फ और सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही बहुत बड़ी हेल्प करने वाला है। इसलिए ये वो यूनिट है जो मैं आप लोगों को समझाऊंगा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, और उसके बाद इसको डेली प्रैक्टिस। बोल देखो अब बहुत सी चीजें आज नहीं बताऊंगा, जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बताता जाऊंगा, लेकिन आप इस चीज को दिमाग में बिठा लीजिए कि जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है बेटा उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है और हमें इसको लाइटली नहीं लेना। देखो आपके पेपर में सबसे बड़ी चीज क्या है, आप किसी भी चीज को लाइटली नहीं ले सकते। बात समझ आया? आप किसी भी चीज को लाइटली नहीं ले सकते, मतलब हर चीज इंपॉर्टेंट है, हर चीज इंपॉर्टेंट है। किसी चीज को, जैसे एग्जाम में नॉर्मली क्या होता है, देखो तुम्हारी किस्मत भी ऐसी होगी घोंचू जैसी हम लोगों की होती थी। सपोज करो 10 टॉपिक्स हैं, 10 टॉपिक्स हैं, 8 टॉपिक्स हमें बहुत अच्छे से आते हैं, 2 टॉपिक नहीं आते। 8 टॉपिक आते हैं, बहुत अच्छे से पढ़े हैं, 2 टॉपिक नहीं आते। तो हम सोचते हैं कोई बात नहीं, पेपर में जा रहे हैं 8 में से कुछ ना कुछ तो आएगा। पेपर में यही 2 वाले आ जाते हैं। ऐसा होता था तुम लोगों के साथ? मेरे साथ तो बहुत होता था। जो छोड़ के जाओगे वही आएगा। होता था या नहीं होता था? अरे बोलो, जो छोड़ के जाते हैं वही आता है। जो यूनिट तुम सोच के जाओगे ना कि इसको छोड़ देता हूं, अरे ये तो पल्ले ही नहीं पड़ रही, सारा पेपर उसी से आ जाता था। जो टॉपिक मैं छोड़ के जाऊंगा मेरे को पेपर में वही देखने को मिलता है। अब ये होता पता नहीं कैसे है, पूरी दुनिया में यही हो रहा है, ठीक है। मतलब सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, मेरे साथ नहीं हो रहा, पूरी दुनिया में यही हो रहा है। जिस टॉपिक को बच्चे छोड़ के जाते हैं, जिस टॉपिक को हम तैयार नहीं करते हैं, वही पेपर में आ जाता है। वही चीज आपको यहां पर समझनी है कि कोई भी टॉपिक अनइंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी यूनिट अनइंपॉर्टेंट नहीं है। हर यूनिट की अपनी इंपॉर्टेंस है, हर यूनिट अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो आपको उसको समझना पड़ेगा, आपको उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है जी। इसलिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये वाली यूनिट है वो आपको सबसे ज्यादा नंबर देगी, क्योंकि इकलौती यूनिट है जो पेपर 1 में भी आती है और पेपर 2 में भी आती है। राइट सर, ऐसा क्यों होता है? अरे वो मुझे भी नहीं पता, हमारे साथ भी ऐसा ही होता था, हमारे साथ भी ऐसा ही होता था। उसके बाद जो यूनिट आती है जिससे सबसे ज्यादा बच्चों को डर लगता है, वो है डेटा इंटरप्रिटेशन। देखो नॉर्मली मेरे पास जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, जितने भी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, ठीक है, मेरे पास अभी 1500-1600 एनरोलमेंट हमारे कोर्स में हो चुकी है। उसमें से 90% बच्चों को मैथ में दिक्कत है। 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको डेटा इंटरप्रिटेशन बनाने में दिक्कत है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि स्कूल टाइम पे जो मैथ हमें सिखाया गया था और जो यहां पर मैथ हमें आता है, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। यस, कैसे? देखो, अगर आपको याद हो तो स्कूल में आपको स्टेप मार्किंग के नंबर मिलते थे, यस और नो? अरे बोलो, स्टेप मार्किंग के नंबर मिलते थे या नहीं मिलते थे? मिलते थे या नहीं मिलते थे? एक सवाल होता था, 2 नंबर का भी होगा, 5 नंबर का भी होगा, तो उसके अलग अलग स्टेप बना के आते थे, तब जाके नंबर मिलता था ना। वो क्लास में ना मैथ्स का पेपर चल रहा था, अचानक से ना एक लड़की अपनी सीट पे खड़ी होके ना ऐसे ऐसे नाचने लग गई। तो सारी क्लास देख के हैरान हो गई, क्या होगा? मास्टर उसे बोला, हंस क्यों रही है? बोली, सर आपने तो बोला था कि मैथ है तो स्टेप्स के नंबर मिलेंगे। अबे डांस स्टेप्स के नंबर नहीं मिलते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप करने के नंबर आते हैं। तो ये क्या बोल रहा है? स्टेप मार्किंग के नंबर थे। अब यहां पर हमें जो सवाल वहां पर हम 10 लाइन में करते थे,
वही सवाल हमें यहां पर एक लाइन में करना है। मतलब समझ लो, ये वहां पर छोड़ दिया, अब हमें डायरेक्टली फटाफट सवालों का जवाब निकालना है। समझ पा रहे हो? फटाफट सवालों का जवाब निकालना। हमें पेन और पेपर का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें कम से कम पेन पेपर का इस्तेमाल करना है, कम से कम पेन और पेपर का इस्तेमाल करके हमें सवाल निकालना है। मेरे से अगर आपने मैथ्स और डीआई पढ़ लिया, वैसे तो पूरा पेपर 1 पढ़ लिया, पेपर 2 पढ़ लिया, तो आप वैसे ही प्रो बन जाओगे, लेकिन स्पेसिफिकली अगर आप मुझसे जैसे जैसे मैं आपको चीजें समझाऊंगा, जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा, वैसे वैसे आपने मुझसे मैथ और डीआई सीख लिया, तो आपके एग्जाम में आपके 10 नंबर पक्के होंगे। लेकिन आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि जो जो मैं जैसे जैसे बोलूंगा वो काम आपको करना है। तो चलो, आपका एक होमवर्क है। देखो, अभी क्लास है वो हमारी मंडे से शुरू होगी, ठीक है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है तो बच्चे एनरोल कर रहे हैं। आज सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्लास है, कल पेपर 2 की इंट्रोडक्टरी होगी, मंडे से हमारी क्लासेस रेगुलरली होंगी। तो आपका एक होमवर्क है, हर बच्चे का ये होमवर्क है, हर बच्चे का ये होमवर्क है, और ये इसको तैयार करने के लिए मैं आपको 15 दिनों का टाइम दे रहा हूं। यस, ये आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, और 15 दिनों के अंदर अंदर आपको ये होमवर्क कंप्लीट करना है। सर मेरे 5 के 5 डीआई करेक्ट हुए आपकी वजह से। मैं बोल रहा हूं ना, अगर आप मुझसे पढ़ोगे तो आपको बहुत हेल्प होगी। सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, हर बच्चे को 20 तक टेबल्स याद होने चाहिए, 20 तक पहाड़े याद होने चाहिए। अब ये मेरे पे बस आप लोगों ने एकदम से आंख बंद करके विश्वास करना है, जो मैं बोल रहा हूं वो आपको करना पड़ेगा। इसका जो रिजल्ट है वो आपको बाद में दिखेगा, वो रिजल्ट आपको बाद में दिखेगा, लेकिन आपको पहले जो काम करना है उस पर फोकस करिए। सबसे पहले आप लोगों को 20 तक टेबल्स याद करने हैं। नहीं, आज सेकंड पेपर की क्लास नहीं है, सेकंड पेपर की इंट्रोडक्टरी क्लास कल होगी, और जो रेगुलर क्लास है डेली वाली वो आपकी मंडे से शुरू होगी। तो सबसे पहले आपको 20 तक टेबल याद होने चाहिए। चाहे मैं आपको बोलूं ऐसे याद होने चाहिए, 15 छिका 90, 14 पंजा 70, 13 पंजे 65, 12 पंजे 60। इस तरीके से आप लोगों को टेबल याद होने चाहिए, क्योंकि जब आप बेटा टेबल्स को याद कर लोगे तो मैथमेटिक्स में सवाल बनाने में आपको बहुत हेल्प होगी। ट्रस्ट मी, ये काम आप लोगों ने करना है। और हमारी एप्लीकेशन के अंदर ऑडियो का ऑप्शन है, तो 15 दिन के बाद मैं जिसको फिर बुलाऊंगा ना, उससे जिस नंबर का पहाड़ा है वो सुनूंगा, उसको सुनाना पड़ेगा। नहीं तो भाई मैं जितने प्यार से रखता हूं बच्चों को, उससे भयंकर लेवल की बेइज्जती भी करूंगा अगर आप मेरी बात को नहीं मानोगे। तो इसलिए जिन बच्चों को 20 तक पहाड़े आते हैं बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आते हैं वो 20 तक के टेबल्स को याद कर लीजिएगा। अगर आप मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि मैथ में जो आपका डर है, जो एक फियर आपके दिमाग में मैथ का बना हुआ है, वो आपका निकल जाए। सेकंड आता है 20 तक के स्क्वायर। स्क्वायर क्या होते हैं? जैसे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब ये क्यों? क्योंकि ये आप लोगों को मैथ में एग्जाम में जब नंबर सीरीज आती है, देखो 4.0 की पीडीएफ जो रिवीजन वाली है वो डाउनलोड नहीं होती। देखो इस कोर्स में वैसे आपका ऑलरेडी पूरा कोर्स भी पढ़ा हुआ है, जो बच्चे रिकॉर्डिंग से पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। रिवीजन कोर्स की पीडीएफ डाउनलोड नहीं होती है, बाकी हर पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। अब 20 तक के स्क्वायर आप लोगों को याद होने चाहिए। मैं पूछूं कि 14 का स्क्वायर, आप जब बोले सर 196, 15 का स्क्वायर सर 225, ऐसे एकदम से रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट, 20 तक के टेबल्स आपको याद करने हैं, सबसे पहला काम जो करना है। दूसरा, 20 तक के स्क्वायर आप लोगों को याद होने चाहिए। 2 का स्क्वायर कितना है, 3 का स्क्वायर कितना है, 4 का, 10 का, 8 का, इस तरीके से आपको 20 तक के सारे स्क्वायर्स याद होने चाहिए। और तीसरा काम, आप लोगों को 20 तक ही क्यूब्स भी याद होने चाहिए। क्यूब क्या होता है? 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3। अगर नहीं आते हैं तो कैलकुलेटर की हेल्प से लिख लेना, कैलकुलेटर की हेल्प से लिख लेना, एक लिस्ट बना लो, एक कॉपी पे लिख लो और उसको पढ़ते रहो पूरा दिन। टहल रहे हो, खाना खा रहे हो, टीवी देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपके सामने रहना चाहिए। सामने चिपका लो अपने कि ये मैं करना ही करना है याद, ये मुझे याद होने ही चाहिए। और इसके लिए मैं आपको 15 दिन तक, टाइम बहुत ज्यादा है, वैसे तो ये 2-3 दिन के अंदर याद हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि आप शुरुआत है अभी आपकी,
थोड़ा सा प्यार से रखना पड़ेगा, है ना। जैसे वो जब लड़की शादी करके जाती है ना नए घर में, तो उसको पहले प्यार से रखा जाता है 2-4-6 महीने, तब तक सास अपना असली रूप नहीं दिखाती। तो असली रूप दिखाने में मैं भी थोड़ा सा टाइम लूंगा, इस वजह से शुरुआत में मैं आपको प्यार से ही रखूंगा। उसके बाद जब मुझे लगेगा कि अपना सास मोड ऑन करना है तो फिर मैं वो भी ऑन कर लूंगा। इसलिए 15 दिन के अंदर आप लोगों को 20 तक के टेबल्स, 20 तक के स्क्वायर और 20 तक के क्यूब्स याद हो जाने चाहिए। अगर ये चीज आपने कर ली तो आप ये समझ लीजिए कि मैथ में आपने 50% चीजें तो पढ़ ली, 50% चीजें तो आपकी हो गई। क्लियर है जी। तो इतना काम आप लोगों को मैथ के लिए करना है, क्योंकि अभी हम जब डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे तब और भी डिटेल में जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि उससे पहले आप इन सारी चीजों पे क्या करें, फोकस कर लें। राइट, बढ़िया। अब उसके बाद आता है ये वाली 2 यूनिट्स, देखो, हायर एजुकेशन और पीपल एंड इन्वायरमेंट यूनिट। ये दोनों यूनिट बेटा मोस्टली स्टैटिक होती हैं। अब स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक का मतलब होता है जिसमें आपको फैक्ट्स याद करने पड़ते हैं। इसमें ज्यादातर चीजें समझने वाली कम होती हैं, है ना। इसमें चीजें समझने वाली कम हैं, याद करने वाली ज्यादा हैं। रियो समिट कब हुआ था, अर्थ समिट कब हुआ था, सीबीडी कब हुआ था, भारत में यह कमीशन कब आया था, मुदालियर कमीशन कब आया था, कोठारी कमीशन कब आया था, ये सब चीजें भी मैं आपको याद करवाऊंगा। लेकिन ये वो 2 यूनिट्स ऐसी हैं जिसमें समझने के लिए थोड़ा कम है। समझ रहे हो ना। हायर एजुकेशन में तो कुछ भी नहीं है समझने के लिए, पीपल एंड डेवलपमेंट में तो फिर भी 2-4 टॉपिक हैं जो समझने वाले हैं, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर वगैरह। अदरवाइज इन दोनों यूनिट्स को हमें याद करना है, रट्टा मारना पड़ेगा। तो इसके लिए भी मैंने इस बार एक सेपरेट स्ट्रेटेजी बनाई है और वो स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों को जल्दी ही शेयर करूंगा। तो ये वो 2 यूनिट्स हैं बेटा जिसमें आपको चीजों को क्या करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अलग अलग पॉलिसीज आती हैं, अलग अलग कमीशंस आते हैं, अलग अलग इंटरनेशनल कन्वेंशंस होती हैं, तो ये काफी सारा स्टैटिक पोर्शन है और ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा। उसके बाद ये आता है आपका मैथ्स का पोर्शन। अब ये वाला मैथ्स का पोर्शन है, इसमें आप लोगों के डेटा इंटरप्रिटेशन के अलावा जो सवाल होते हैं, जैसे परसेंटेज के सवाल आते हैं, रेशो के सवाल आते हैं, ब्लड रिलेशन के सवाल आते हैं, नंबर सीरीज आती है, तो ये मैं आपको 1 बाय 1 करवाऊंगा। ऐसा नहीं कि इसका कोई सेपरेट कोर्स आएगा, ये मैं आपको वीकली बेसिस पे यूट्यूब की हेल्प से या बाकी सब चीजों की हेल्प से करवा दूंगा, लेकिन हम इसको भी पूरा करेंगे। मतलब सिलेबस आपका सारा होगा लेकिन उसकी स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से रहेगी। तो ये क्योंकि मैथ्स है वो बहुत वाइड है, तो इसको हम ऐसे 20 दिन 25 दिन नहीं दे सकते, क्योंकि सवाल 2 या 3 ही आते हैं और 2-3 सवालों के लिए 20-25 दिन देना कोई मतलब सिर्फ बेवकूफी है। लेकिन हाँ, मैं इतना आपको पढ़ा के जाऊंगा कि एग्जाम में आने वाले सवाल आपको बन जाएंगे। उसके बाद आती है लॉजिकल रीजनिंग यूनिट। ये मेरी फेवरेट यूनिट है, माय फेवरेट यूनिट है, क्योंकि आपके सिलेबस में अगर मैं आपसे कहूं ना कि सिर्फ एक ऐसी यूनिट है जिसमें आपने सवाल बना दिया और आप कंफर्म हो गए कि इसमें 2 नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, तो वो एक ही यूनिट हो सकती है, लॉजिकल रीजनिंग। इस यूनिट को जब आप पढ़ोगे ना तो आप एक अलग दुनिया में चले जाओगे, है ना। जैसे नया नया प्यार होता है ना, तो इंसान को हर तरफ ऐसे फूल ही फूल नजर आते हैं, कांटे तो बाद में आते हैं ना। तो सेम टू सेम इस यूनिट को लेके भी ऐसा है। ये यूनिट आपने कभी नहीं पढ़ी होगी, इसमें जो चीजें आपको पढ़ाने वाला हूं वो आप पहली बार पढ़ोगे, इससे पहले आपने उनके बारे में सुना भी नहीं होगा। लेकिन एक बार अगर आप इस यूनिट में इंटरेस्ट ले लिया, एक बार अगर आपने इस यूनिट में अच्छे से अपने आप को घुसा दिया, तो डेफिनेटली ये यूनिट आपकी सिलेबस खत्म होते हुए फेवरेट यूनिट बन जाएगी और इसका एक भी सवाल मेरे बच्चे का गलत नहीं होता, कोई भी आप लोगों का गलत नहीं होगा। इसके बाद इसका एक पोर्शन होता है इंडियन लॉजिक, वो संस्कृत टाइप है, तो वो भी आप लोगों को क्लास में याद करवाऊंगा। देन रह जाती है हमारे पास टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन, आईसीटी। ये 4 यूनिट्स हैं, ये 4 की 4 यूनिट्स कॉन्सेप्चुअल। सर मेरा जून वाला बैच 17 अगस्त, हाँ, जब तक आपकी वैलिडिटी है तब तक आपको नए कोर्स की क्लासेस भी दिखेंगी।
ये जो 4 यूनिट्स हैं ये सबसे अहम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि ये सारी यूनिट्स कॉन्सेप्चुअल यूनिट्स हैं। कॉन्सेप्चुअल समझ रहे हो ना, यहां पर कॉन्सेप्ट्स होंगे, यहां पर आप लोगों को चीजों को समझना पड़ेगा। जैसे मेमोरी लेवल क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होता है, कॉग्निशन क्या होता है, कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर है। तो ये रटने वाली चीजें नहीं है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, सॉरी समझना पड़ेगा। एक बार समझ लिया तो आपको अपने आप चीजें रिकॉल होनी भी शुरू हो जाएंगी, आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी। क्लियर है जी? तो ये 10 यूनिट्स हैं जिसको हम आगे के 4 महीने के अंदर अंदर हम इसको पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद जितना भी हमारे पास टाइम होगा उसमें हम इसको रिवाइज करने वाले हैं। तो ये 10 यूनिट्स हैं, एक बार अपने दिमाग में इसको बिठा लीजिएगा कि ये वाली यूनिट्स हैं। हर यूनिट की जो अप्रोच है वो थोड़ी अलग होगी। टीचिंग एप्टीट्यूड को अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, वहीं पर लॉजिकल रीजनिंग को अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, लेकिन ये कन्फर्म है कि आपने एक बार पढ़ लिया तो फिर सब कुछ आपको आने लगेगा। ठीक है जी? तो ये 10 यूनिट्स हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए अगर आप पेपर 1 में बढ़िया स्कोर लेके आना चाहते हो। एक मंथ की एक्सटेंशन सबको नहीं मिली है। जिन लोगों ने पिछले महीने में कोर्स खरीदा था जून में, सिर्फ उनका एक्सटेंड किया है। हर किसी को एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी आपका कोर्स पूरा दिया है आपको। तो जो पिछले महीने जून में लिए थे उनका एक्सटेंड कर दिया है, क्योंकि 7 महीने का भी ऑफर चल रहा था, तो मुझे लगा उनको भी इसका एडवांटेज देना चाहिए। अच्छा, स्ट्रैटेजी को समझने से पहले मुझे ये बताओ, चाय बनानी आती है सबको? चाय बनानी आती है सबको? बताओ तो जरा, बोलो। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको चाय नहीं बनानी आती? वन बाय वन यूनिट करेंगे, मल्टीपल नहीं करेंगे। चाय बनानी आती है? अच्छा, कैसे बनती है चाय? चाय कैसे बनती है चलो बताओ। ऐसे करो, चाय के इंग्रेडिएंट्स बताओ। चाय के इंग्रेडिएंट्स बताओ कि अगर एक स्वादिष्ट, एक मस्त चाय बनाओ तो उसमें आपको कौन कौन सी चीजों को डालना पड़ेगा। पेपर 1 में आप 90 तक स्कोर लेके जा सकते हो, 90, 92। मेरे बच्चे ऐसे हैं जिनके 94, 96 तक भी एक बच्चे का क्वेश्चन आया हुआ है। बताओ क्या क्या डालते हो जब आप चाय बनाते हो? बताइए। सबको आता है ना? हाँ, अब मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूं कि अगर मैं बोलता हूं कि चाय में सर पहले तो पानी डालेंगे, फिर शुगर भी डालेंगे नॉर्मल, उसके बाद पत्ती भी डालेंगे, और उसके साथ दूध भी डालेंगे, इसके अलावा अदरक वगैरह जो कुछ भी डालना है वो स्वाद अनुसार आप डाल सकते हो, उस चीज को आप स्वाद अनुसार डाल सकते हो। अब मैं अगर आपको बोलूं कि ऐसे करो, चाय में ना मीठा मत डालो, चाय में मीठा मत डालो। वीडियो स्टक हुआ है तो एक बार आप रीज्वाइन कर लीजिए। देखो, कभी भी वीडियो स्टक होता है तो आप एक बार रीज्वाइन कर लिया करो, बंद करके चला लिया करो। कई बार हो जाती है, ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है, तो आपने लोड नहीं लेना है, सिंपली आप उसको रीज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम है तो वो कभी भी हो सकती है, लेकिन कोई इशू वाली बात नहीं है। आपकी क्लास है वो रेगुलर चलती रहेगी, बस आप उसको क्या कर सकते हो, एक बार रीज्वाइन कर सकते हो, रीज्वाइन कर लिया करो। तो अगर मैं आपको बोलता हूं कि चाय ना डालो, चाय बंद कर लो, चाय में शक्कर मत डालो, तो क्या चाय का टेस्ट आएगा? बताओ।
जो असली चाय होती है, क्या उस चाय का टेस्ट आएगा या नहीं? बताइए। क्या आपको उस चाय का टेस्ट आएगा या नहीं आएगा? अगर आपने मीठा नहीं डाला, अगर आपने चाय में शक्कर नहीं डाली, अगर आपने चाय में चीनी नहीं डाली, तो क्या आपको चाय का मजा आएगा पीने में या नहीं? बताइए। बोलो सर मजा ही नहीं आएगा। ये तो शुगर वाले मरीजों के लिए हो गया ना, कि जो मीठा नहीं पीते, हमें तो मीठे वाली चाय चाहिए। तो आप इस चीज को समझ लीजिए कि जैसे चाय बनाने के लिए ये 4 इंग्रेडिएंट्स जरूरी हैं, उसी तरीके से आपका जेआरएफ क्लियर करने के लिए भी 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर आप उसमें से कोई एक भी मिस कर दोगे तो आपका जेआरएफ मिस हो जाएगा। तो जिसमें सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम है आपका सिलेबस। सिलेबस इन द सेंस कि आपको सारी चीजों को पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहला कि आपको सारा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। एक एक करके टॉपिक 1 बाय 1 हम कर लेंगे, क्योंकि सिलेबस पढ़ोगे तभी बाकी सारी चीजें शुरू होंगी। तो पहली प्रायोरिटी हमारी सिलेबस। पहली प्रायोरिटी हमारी सिलेबस है कि हमें जल्दी से जल्दी सिलेबस कवर करना है, जल्दी से जल्दी हमें सारी चीजों को पढ़ना है। पहली बात, जब सिलेबस खत्म हो गया तो भैया उसको रिवाइज भी करना पड़ेगा। बोलो, अरे बोलो ना। सिर्फ पढ़ पढ़ के छोड़ते जाओगे? पढ़ पढ़ते छोड़ के जाओगे? नहीं ना, पढ़ पढ़ के थोड़ी छोड़ते जाओगे। जो पढ़ा है उसको याद भी तो करना है, उसको रिवाइज भी तो करना है। इसलिए जब सिलेबस हो गया तो उसके बाद फिर हम दूसरे नंबर पे क्या करते हैं? फिर हम रिवीजन करते हैं। कितने घंटे पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा आगे भी, एक एक करके। जितनी चीजें आज बतानी है पहले मुझे वो बताने दीजिए, आपके जो क्वेश्चन है वो बाद में ले लेंगे। देन उसके बाद हमें पीवाईक्यूज को पढ़ना पड़ेगा। पीवाईक्यूज क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो पीवाईक्यूज की है। पीवाईक्यूज की क्यों? क्योंकि पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो एक्चुअली में पेपर में आया हुआ है, मतलब जो एनटीए ने पेपर बना के दिया था, वही तो आपके लिए मेन गेस होगा ना, वही तो आपके लिए मेन हेल्प करेगा ना कि अच्छा यार एनटीए इस तरीके का पेपर बनाता है, एनटीए इस तरीके का पेपर बनाता है। अगर हम इस तरीके के पेपर को देखेंगे तो उसके हिसाब से हमें आइडिया होगा। समझ रहे हो ना? जैसे मॉक होता है, मॉक का मतलब क्या होता है? मॉक तो आर्टिफिशियल हो गया, मॉक टेस्ट तो कोई भी बना सकता है, लेकिन आपको एक्चुअली में पीवाईक्यू को सॉल्व करना पड़ेगा, आपको एक्चुअली में पीवाईक्यू के गो थ्रू होना पड़ेगा एनटीए के ट्रेंड को समझने के लिए, यह समझने के लिए कि एनटीए क्या चाहता है, एनटीए क्या सवाल पूछता है, एनटीए की रिक्वायरमेंट क्या है, वो किस तरीके से आपसे सवाल पूछता है। राइट? तो रिवीजन, उसके बाद पीवाईक्यू, और लास्ट में क्योंकि आपका जो पेपर है बेटा वो ऑनलाइन होता है, तो ऑनलाइन पेपर में टाइम को एडजस्ट करने के लिए आपको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है? पीवाईक्यू से आपको ट्रेंड पता चल जाएगा आपके पेपर कैसा आएगा, लेकिन जब आप पेपर में बैठोगे तो आपके पास 3 घंटे का टाइम होगा। उस 3, मैं बताऊंगा कितने पीवाईक्यूज करने हैं, उसकी टेंशन मत लीजिए। उसके बाद जो मॉक्स हैं ये बेसिकली आपको टाइम एडजस्ट करने में हेल्प करेंगे, क्योंकि जब आप पेपर में जाओगे तो आपको देखने में लगेगा कि सर 180 मिनट है, 3 घंटे में 150 सवाल ही तो करने हैं, लेकिन जब आप पेपर में जाओगे तो बेटा टाइम कम पड़ता है हमेशा। आप याद रखिए, हमेशा टाइम कम पड़ेगा जब आप पेपर में जाओगे। आपका पेपर 3 घंटे में पूरा होगा ही नहीं अगर आपने मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं की। तो टाइम को एडजस्ट करने के लिए, टाइम को एडजस्ट करने के लिए आप मॉक टेस्ट लगाएंगे। तो ये वो 4 इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर आप इन चारों में से कोई एक चीज भी मिस कर दी, अगर आपने इन चारों में से कोई भी चीज मिस कर दी, सिलेबस तो पढ़ लिया, रिवीजन नहीं की, सिलेबस और रिवीजन तो कर लिया, पीवाईक्यूज नहीं पढ़े, सिलेबस रिवीजन और पीवाईक्यू कर लिया, मॉक टेस्ट नहीं दिया, इसमें से कोई एक भी चीज अगर आपकी मिस हुई तो इसका मतलब
आपका जेआरएफ क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा। इस बात को समझ लीजिए, इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि आपका पूरा फोकस, आपका पीवाईक्यू मिल जाएंगे, टेंशन मत लो। अरे आपने कोर्स ज्वाइन किया है ना, तो आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। सिलेबस, रिवीजन, पीवाईक्यूज और मॉक। सिलेबस, रिवीजन, पीवाईक्यूज और मॉक, ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये वो आप लोगों का मेन तरीका है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ये चार चीजें जो बच्चा सही तरीके से कर लेगा वो इजीली अपने एग्जाम को क्लियर कर लेगा। ट्रस्ट मी, इस एग्जाम को क्लियर करना बहुत आसान है, लेकिन उस आसान को डिफिकल्ट बनाने में यही चीजें हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव रोल प्ले करती हैं। कई बार कुछ बच्चे होते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं, और कुछ होते हैं जो 4-4, 5-5 अटेम्प्ट दे देते हैं फिर भी क्लियर नहीं होता। तो डिफरेंस क्या होता है, वो यही होता है, राइट। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। हम सिलेबस पढ़ेंगे, जो जो हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम रिवीजन भी करते जाएंगे, चीजों को रिवाइज करते जाएंगे। रिवीजन के बाद हम फिर उससे रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज हम लगा सकते हैं मैक्सिमम, हम पीवाईक्यूज लगाएंगे, और उसके बाद हमारे पास जितने भी मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं हम उन मॉक टेस्ट को एनालिसिस करेंगे, उनको लगाएंगे। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, अब कुछ चीजें जो आप लोगों को हर रोज फॉलो करनी है। सबसे पहले तो, आवाज गायब नहीं है, आपके एंड पे ही होगा, मेरी तरफ से तो चल रही है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, आप देखो नॉर्मली क्या होता है, हमारा पढ़ने का कोई एक, जैसे ज्यादातर बच्चे लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हैं तो वो तो सही होता है, लेकिन जो बच्चे घर पे रह के पढ़ते हैं उनका सिस्टम इस वजह से खराब हो जाता है कि कभी किचन में बैठ के क्लास ले लिया, कभी वॉशरूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, कभी लॉबी में बैठ के पढ़ रहे हैं, कभी ड्राइंग रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली चीज जो आप लोगों को करनी है वो है कि आपको फिक्स करना है ये चीज कि मुझे कहां पे पढ़ना है, और कोशिश करनी है आप हर रोज हर क्लास वहां पे ही अटेंड करें। मैं पर्सनली प्रेफर करूंगा आपको दो तरीके से। मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे जमीन पे बैठ के पढ़ना ज्यादा आनंद देता है। मैं शुरू से पहले से ही जमीन पे बैठ के ही पढ़ता हूं। दूसरा, आप टेबल चेयर लेके पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन कभी भी बेड पे लेट के ऐसे फोन देख के ऐसे फोन देख के वो पढ़ाई मत करना। तो सबसे पहले तो अपने घर में अपनी लाइब्रेरी में एक वो कोना ढूंढो जहां पर बैठ के तुम हर रोज पढ़ाई करने वाले हो, जहां पर बैठ के तुम अपनी स्टडी करने वाले हो। बात समझ आए? तो सबसे पहले तो आप स्टडी फिक्स कीजिए कि जो आप स्टडी करने वाले हो वो कहां पे करने वाले, क्या पढ़ना है वो बात की बात है। पहले ये डिसाइड करो कि मुझे कहां पे बैठ के पढ़ना है, और कोशिश करो हर रोज वहीं पे बैठ के पढ़ाई करो, ताकि आपको ना टाइम वेस्ट ना हो डिसाइड करने में कि मुझे कहां जाना है कहां नहीं। आपको पता है कि भाई क्लास है या मुझे पढ़ना है, तो ये घर के इस रूम में, इस कॉर्नर में, या लाइब्रेरी के इस जगह पे बैठ के मुझे पढ़ाई करनी। तो इसलिए सबसे पहले आपको यह फिक्स करना है कि मुझे पढ़ना कहां पे। नाउ दूसरी चीज, एक पेपर लीजिए और उस पेपर पे लिखिए I have cleared my JRF, ये लिखो, और उसके साथ नीचे अपना नाम लिखो और नाम के साथ JRF लगाओ। जैसे सपोज करो आपका नाम रागिनी है तो लिखो JRF रागिनी। एक पेज पे लिखो और उस पेज को अपने जहां पर आप पढ़ने का स्टडी फिक्स किया है वहां पर आप उसको चिपका दो, चाहे अपने लैंप पे चिपका दो, कहीं पे भी चिपका दो। मैं आपको अपने लैंप की फोटो भेजूंगा। जब मैं 15-16 में पढ़ता था ना, तो मैंने अपने लैंप पे लिखा हुआ था I have cleared my JRF, और वो हो गया था। जब आप चीजों को लिखते हो तो सबकॉन्शियसली आपके वो दिमाग में बैठ जाती हैं। एक रिसर्च हुई थी, आई थिंक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में,
जिसके अंदर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था कि जो लोग अपने गोल्स को लिख लेते हैं, ध्यान से सुनो मेरी बात, क्यों इंपॉर्टेंट है चीजों को लिखना। जो लोग अपने गोल्स को लिख लेते हैं और वो लोग जो अपने गोल्स को नहीं लिखते हैं, लिखने वाले लोगों के पास होने की पॉसिबिलिटी 87% से बढ़ जाती है। समझ आया? तो अगर आप अपने सामने इस चीज को लिखोगे, या हर रोज भी एक बार लिख लिया कि मैंने अपना जेआरएफ क्लियर कर लिया, आई एम ए जेआरएफ होल्डर, तो सबकॉन्शियसली वो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा, वो तुम्हें मोटिवेट भी करेगा और वो उस चीज को अट्रैक्ट भी करेगा। जो चीज हमारे हाथ में आती है, हाथ में आने से पहले दिमाग में आती है। आप किसी चीज को पहले सोचते हो, अगर आप दिमाग में लेके आओगे तो भी वो चीज हाथ में आती है। तो आप पहले अपने आप को इमेजिन करो, आप अपने आप को ये आज से मान लो, अपने आप को इस स्टेज पे लेके आओ कि भाई मैंने अपना जेआरएफ क्लियर कर लिया है, कि मैंने अपना जेआरएफ क्लियर कर लिया है, मैं एक्सपर्ट हो गया हूं, मेरा तो जेआरएफ क्लियर हो चुका है। यह चीज आपने सबसे पहले डिसाइड करनी, क्योंकि जब आप लिख लोगे तो उसको अचीव करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, उसको अचीव करना बहुत। जैसे अगर आप देखोगे ना, अभी तो शायद मे भी आपकी पहली क्लास होगी, जब भी मैं क्लास में आता हूं, अगर आपने कभी मेरी यूट्यूब की क्लास देखी है या पहले मुझसे पढ़ा है, रिवीजन कोर्स लिया है, तो मैं हमेशा आके क्लास में शुरुआत में क्या बोलता हूं कि 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन लिखो। तो ये क्या है? ये पॉजिटिव अफर्मेशन है। किसी भी चीज की शुरुआत अगर हम पॉजिटिव वे में करेंगे, किसी भी चीज की शुरुआत अगर हम एक पॉजिटिव सेंस में करेंगे तो रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। तो इसलिए सुबह उठते ही अपने आप को बोलो कि मैंने अपना जेआरएफ क्लियर कर लिया है, मैं जेआरएफ होल्डर हूं। शाम को सोने से पहले भी अपने आप को 10 बार बोलो कि मेरा जेआरएफ हो चुका है, मेरा जेआरएफ हो चुका है। जब आप अपने आप के साथ बात करोगे, आप अपने आप को यह बताओगे कि मैंने ये अचीव कर लिया है, तो डेफिनेटली वो चीज आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो इसलिए एक पेज पे ये चीज हमेशा आपकी आंखों के सामने रहनी चाहिए, ये वाली। अब नेक्स्ट चीज, जब आप पढ़ोगे ना तो पढ़ाई करते करते कई बार मोटिवेशन डाउन हो जाता है। कई बार क्या हो जाता है? मोटिवेशन डाउन हो जाता है, हम मोटिवेट नहीं रहते हैं या हमें लगता है यार ये बात नहीं बनी। तब क्या किया जाए? देखो, सबसे बेस्ट तरीका तो ये होता है कि आप अपने पास अपने फोन के वॉलपेपर पे, या फिर अगर घर में कोई ऐसे तस्वीर है आपके पेरेंट्स की, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे पेरेंट्स हमारे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन होते हैं, तो आप अपने पेरेंट्स की कोई तस्वीर अपने पास रखो, छोटी हो चाहे फोन में हो। जब भी आपको लगता है कि नहीं होगा, बस उस तस्वीर को, उस फोटो को देख लो, इनके लिए करना है, इनकी खुशी के लिए करना है, बस। इससे बड़ी मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके बाद फिर कोई यूट्यूब की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो ना? मिडिल क्लास के लिए के तो घर के हालात ही मोटिवेशन होते हैं। समझ रहे हो ना? मैं ये मान के चल रहा हूं कि हम सब, आप, मैं, हम सब मिडिल क्लास से ही बिलोंग करते हैं, क्योंकि अगर आप मिडिल क्लास से बिलोंग नहीं करते तो आप यहां पर क्लास में नहीं बैठे होते, अगर आप अंबानी अडानी परिवार से हो। तो इसलिए हमारे लिए तो, मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत पैसा है। लोगों के पास पैसा कम है। तो आपके लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन ये होनी चाहिए कि मुझे ये जो दिक्कत मेरे सामने आ रही है, मुझे इसको हटाना है, मुझे अपने घर के हालात को बदलना है। मेरे घर में पंखा है, मुझे एसी चाहिए। मेरे घर पे साइकिल है, मुझे बाइक चाहिए। मेरे घर पे बाइक है, मुझे कार चाहिए। समझ रहे हो ना? तो ये वो चीजें हैं बेटा जो आपको थोड़ा 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 मोटिवेट करते रहेंगे, क्योंकि ये एक लंबी जर्नी है। ऐसा तो है नहीं कि ओवरनाइट एग्जाम है, रात को पढ़ा सुबह खत्म, नहीं। आपको लंबे समय तक पढ़ते रहना पड़ेगा, आपको लंबे समय तक तैयारी करते रहना पड़ेगा। तो उस टाइम पे आप लोगों के लिए ये चीज बहुत हेल्प करेगी, ये चीज आप लोगों को बहुत हेल्प करने वाली है, जिससे आप लोगों को पता रहेगा कि नहीं मुझे ये करना है। क्योंकि ये जर्नी में बहुत सारे अप डाउन आएंगे। किसी दिन तो बहुत पढ़ाई होगी, किसी दिन बिल्कुल नहीं होगी, कोई शादी आ जाएगी, कोई प्रोग्राम आ जाएगा, कोई बुखार हो गया, तबीयत खराब होगी। तो बहुत सारे दिन ऐसे भी होंगे जिस दिन आप पढ़ भी नहीं पाओगे। तो इसलिए अपनी आपको न्यूट्रल रखना है, अपने आप को इस फेज में रखना है कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक दिन पढ़ाई नहीं हुई है तो कल पढ़ूंगा। समझ आया? तो इस चीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अपने गोल को लिखो, अपने टारगेट्स को लिखो, अपने सामने रखो, और कोई ना कोई ऐसी चीज मोटिवेशन के लिए हमेशा आपके पास होनी चाहिए जो आपको पढ़ाई करने के लिए ट्रिगर करती रहेगी, पढ़ाई करने के लिए जो आपको धक्का देगी कि नहीं बेटा पढ़ाई करनी है, आपको मेहनत करनी है। ठीक है जी? नेक्स्ट,
एक चीज जो मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं, जब हम पढ़ाई कर रहे होंगे तो अच्छा, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए आप नोट्स मेकिंग जरूर से कीजिए, ठीक है। नोट्स तो आपको बनाने पड़ेंगे, वो नोट्स मेकिंग पे मैं एक सेपरेट यूट्यूब वीडियो कल आपको दूंगा, यूट्यूब पे मैं बताऊंगा, उसमें बताऊंगा नोट्स कैसे बनाने हैं। फिलहाल आप ये मान के चलिए कि आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स के बारे में डिस्कशन डिटेल में कल होगी या परसों होगी, लेकिन ये कंपलसरी है कि आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। मुझे नहीं पता कोई अगर ये आपको ये बोल रहा है कि मैंने बिना नोट्स पढ़े जेआरएफ क्लियर किया है, तो वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि जितना आपका सिलेबस है आप बिना नोट्स बनाए एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे, तो आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। लेकिन इस नोट्स, मेन जो नोट्स होंगे आपके, उसके साथ साथ आपको 2 छोटी छोटी डायरी रखनी है, एक पेपर 1 के लिए और एक पेपर 2 के लिए। और हम इसको क्या नाम देते हैं, मैं हमेशा से ये बच्चों को बनाता हूं, इसको हम बोलते हैं स्टैटिक डायरी। अब स्टैटिक डायरी क्या है वो मैं आपको समझाता हूं और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटी सी डायरी ले लो, कोई 10 रुपए की, कोई 15 रुपए की आती है, 2 ले लो, एक पेपर 1 के लिए और एक पेपर 2 के लिए, एक पेपर 1 के लिए और एक पेपर 2 के लिए। अब इसमें करना क्या है वो समझ लेना। जो पेपर 1 की डायरी होगी, हमें इन चीजों में, डायरी में जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसमें स्टैटिक पोर्शन आता है। स्टैटिक पोर्शन क्या होता है, जो आपको याद करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। याद करने का मतलब क्या हुआ, जैसे मेमोरी लेवल, आपको ये तो याद रहेगा मेमोरी लेवल क्या होता है, लेकिन आपको ये याद नहीं रहेगा मेमोरी लेवल दिया किसने था। आपको ये तो याद रहेगा अंडरस्टैंडिंग लेवल होता क्या है, आपको ये याद नहीं रहेगा कि अंडरस्टैंडिंग लेवल दिया किसने था। तो आप पेपर 1 की, जैसे फॉर एग्जांपल आज मैंने आपको क्लास दी, उस क्लास में 4 फैक्ट थे, 4 लोगों के नाम थे, 4 ईयर्स के नाम थे, तो वो आपने मेन नोट्स में तो लिखा ही होगा, लेकिन उसको साथ ही साथ अपनी इस स्टैटिक नोटबुक में भी लिखते जाओ, उसकी एंट्रीज डालते जाओ। उसी तरीके से पेपर 2 है। देखो पेपर 2 में सबसे ज्यादा स्टैटिक पोर्शन होता है, ये थ्योरी किसने दी थी, फलानी थ्योरी किसने दी थी, ये कब पैदा हुआ था, ये कब मरा था, इसकी कब शादी हुई थी, ये सब समझ रहे हो ना। तो उस स्टैटिक पोर्शन को पेपर 2 की डायरी में लिखते जाइए। पहले दिन से ये चीज आप लोगों ने नोट डाउन करनी है। अब ये स्टैटिक पोर्शन आपको कहीं से भी मिले, आप PYQs पढ़े, वहां पर कोई पॉइंट था उसको नोट कर लो, क्लास में आप लोगों को कोई पॉइंट था उसको नोट कर लो, वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि तुम उसमें कितना लेके आना चाहते हो। लेकिन आपको ये स्टैटिक डायरी बनानी पड़ेगी, और यस आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी जब क्लास एंड हो जाएगी। अब इसका फायदा क्या होगा, देखो 6 महीने तक थोड़ा थोड़ा अपनी स्टैटिक नोटबुक में लिखते जाओगे, और 4 एग्जाम से पहले ये आपकी डायरी पूरी भर जाएगी। दोनों में कम से कम ज्यादा नहीं तो 200 पॉइंट होंगे, 1 लाइनर बन जाएंगे 200, और आप उनको रिवाइज करना शुरू करोगे तो नॉर्मल बच्चों से, जो स्टैटिक नोटबुक नहीं बनाते हैं, उन बच्चों से कम 5 क्वेश्चन आपके ज्यादा सही होंगे। ये मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं। अगर आपने ये दोनों पेपर के लिए स्टैटिक नोटबुक बनाई तो आपके जितने नंबर आपको मिलने वाले हैं उसमें 10 नंबर और ऐड कर लो, उसमें 10 नंबर और ऐड कर लीजिए। समझ आया। तो मेन नोट्स के साथ क्लास खत्म हुई, जो भी पॉइंट आए स्टैटिक उसको नोट करते जाओ पेपर 1 और पेपर 2 में, और इसको डेली बेसिस पे 2-4 दिन के बाद रिवाइज भी करते जाओ, ताकि आपको जो भी चीजें आपके सामने आए आप उसको याद करें, आप उसको भूलें नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत आप लोगों को यही होने वाली है, एग्जाम में आता बहुत कुछ है और हम भूल जाते हैं, तो भूले ना, उसके लिए ये तरीका आपके लिए बेस्ट है। बताऊंगा नोट्स कैसे बनाने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये स्टैटिक नोटबुक आपने बनानी, ये समझ आ गया। अब एक और चीज जो मैं आपको पहले दिन से बोलूंगा, या एक ऐसी हैबिट जो मैं आपको बताऊंगा कि आपको समझनी है। देखो टाइम टेबल, देखो अब मेरी बात सुनो, आपकी 5 दिन क्लास होगी, सैटरडे संडे आपका ऑफ रहेगा। 5 दिन में आपकी डेली 3 घंटे की क्लास होगी, 1.5 घंटे की पेपर 1 की और 1.5 घंटे की पेपर 2 की। तो अगर आप लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो तो लाइव करें, रिकॉर्डिंग करना है तो रिकॉर्डिंग करें। आप अगर वर्किंग भी हो तो भी आपकी मेन प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि मुझे आज ये क्लास को अटेंड करना है।
सबसे बड़ी दिक्कत जो वर्किंग स्टूडेंट्स के साथ होती है वो ये होती है कि भाई उनका बैकलॉग बहुत हो जाता है, एक क्लास मिस हुई, 2 क्लास मिस हुई, ऐसे करते करते 10-15 क्लासेस मिस हो गई तो बर्डन आ जाता है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी पहले 1-1.5 महीने आपकी ये होनी चाहिए कि चाहे आप फ्री हो चाहे आप वर्किंग हो, कि पहले 45 दिन लगातार मुझे सुबह चाहे जल्दी देखूं या रात को लेट तक देखूं, मुझे हर रोज जो जो मैं आपको क्लास दे रहा हूं वो करो। और उसके बाद अगर नहीं हो पाता है तो सैटरडे संडे आपका ऑफ ही है। मैं हमेशा सैटरडे संडे ऑफ ही देता हूं। उसका रीजन क्या है, ताकि अगर आपकी कोई क्लास रह जाती है, आपके नोट्स रह जाते हैं, तो आप सैटरडे संडे को बना सकते हो। इज इट क्लियर? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? राइट? समझ आया? नाउ ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में क्या फर्क होता है, कौन बताएगा? बताना, बताओ बेटा। ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में क्या फर्क होता है, कौन बताएगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, अरे करंट अफेयर भी करेंगे, जितने एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, मेरे पे भरोसा रखो ना यार, मैं आपको सब कुछ करवाऊंगा। अब आप आ गए हो ना, तो अब आपको सिर्फ पढ़ने पे फोकस करना है, बाकी सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। क्लास के टाइम पेपर 1 सुबह 9:30 बजे होगा और पेपर 2 11:30 बजे सुबह के टाइम पे होगा। शाम को अगर छोटे मोटे सेशंस यूट्यूब वगैरह पे चलेंगे तो वो मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में क्या फर्क है? ये एक्स्ट्रा का फर्क है। या मैं बोलूं कि नेट और जेआरएफ में क्या फर्क है? नेट और जेआरएफ में इसी एक्स्ट्रा का फर्क है। वो एक्स्ट्रा 7% जो तुम्हारा दोस्त तो ले गया लेकिन तुम नहीं ले पाए, तुम नहीं ले पाए, तुम्हारा दोस्त तो ले गया। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नॉर्मली मैं आपसे पूछूं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको आम लोगों से कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। यही हुआ ना? अगर हर कोई वही चीज कर रहा है तो वो तो ऑर्डिनरी हो गई। आप चाहते हो कुछ एक्स्ट्रा किया जाए, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए आपको डेली बस 10 से 15 मिनट देने हैं इस काम के लिए। कितना? सिर्फ 10 से 15 मिनट आपको इस काम के लिए देने हैं। सिर्फ 10 और 15 मिनट आपको इस काम के लिए देने। वो क्या होता है? वो है जब आप पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे डाउट्स आएंगे, बहुत सारी चीजों में कंफ्यूजन होगी। नो डाउट सारी कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए मैं बैठा हूं, और हो सकता है मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया तो आपको वो उतना क्लियर नहीं हुआ, आपको लगा कि मुझे इसके बारे में और जानना है, ये चीज मैंने नहीं पढ़ी है। तो आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को हर रोज 10 से 15 मिनट एक तरीके से सेल्फ स्टडी करनी है, वो सारी चीजों की जिसमें आपको कंफ्यूजन हो रही है, जिसमें आपको कोई डाउट हो रहा है। मेरे से भी पूछो, लेकिन मेरे से पूछने से पहले आप उसको खुद से क्लियर करने की कोशिश करो। और इसके लिए 2 चीजों का आप इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे तो सबसे बेस्ट है कि आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करो। आपके फोन में चैट जीपीटी, या फिर ये आजकल तो वो भी आ गया है ना, ये चैट जीपीटी, या फिर आप गूगल से जाके इसको क्लियर करते रहो। हर रोज सिर्फ 15 मिनट। कोई टॉपिक है, एक दिन में एक टॉपिक हुआ या छोटा मोटा टॉपिक, कोई आपने किसी का नाम सुना उसके बारे में पढ़ा, चैट जीपीटी को तो आप जिस तरीके की कमांड दोगे वो उस तरीके से आपको जवाब दे देगा। चैट जीपीटी को तो आप उससे टेबल बनवाना है वो टेबल में बना देगा, उसको आप बच्चों वाली भाषा में आपको समझना है वो बच्चों वाली भाषा में आपका समझा देगा। द थिंग इज, कोई भी टूल यूज करो कोई फर्क नहीं पड़ता, चैट जीपीटी करो, ब्लैक बॉक्स एआई करो, जेमिनी यूज करो, गूगल यूज करो, लेकिन एक हैबिट बनाओ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने टीचर पे डिपेंडेंट नहीं रहना। नो डाउट मुझे मेरे टीचर से पढ़ना है, मुझे टीचर को से समझना है, लेकिन मुझे 100% सिर्फ टीचर पे डिपेंड नहीं हो जाना। मुझे सेल्फ स्टडी की आदत डालनी पड़ेगी, मुझे हर रोज कुछ ना कुछ सीखते रहना पड़ेगा, मुझे हर रोज अपने आप को इंप्रूव करते रहना पड़ेगा। अब इससे फायदा पता क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या होती है? 100 में से 1% बच्चे पता कौन से होते हैं? अब मैं कल परसों मुझे एक कॉल आया, मुझे बोलती है एक लड़की कि सर अगर मैं आपका कोर्स ले लेती हूं, अगर मैं आपका कोर्स ले लेती हूं तो क्या आप गारंटी देते हो कि मेरा जेआरएफ क्लियर हो जाएगा, मेरा नेट क्लियर हो जाएगा? बताओ।
उसने कोर्स लेना है 2700 का या जो भी जितने भी रुपए का कोर्स है, तो क्या मैं आपको यह गारंटी दे सकता हूं कि मैंने आपको जो पढ़ा दिया है तो अब आपका जेआरएफ क्लियर होगा ही होगा? गारंटी तो इंसान की नहीं है। आज हंसता खेलता हुआ इंसान है, कल लाश बना पड़ा होता है। गारंटी तो जब इंसान की नहीं है तो एग्जाम की कैसे दे सकते हैं? क्योंकि नॉर्मली होता क्या है, बच्चे कोर्स खरीद लेते हैं और उसके बाद उनको लगता है कि हमने टीचर को ही खरीद लिया, हमने 2500 रुपए में टीचर को खरीद लिया, अब इससे जो करवाना है हम अपनी मर्जी से करवाएंगे। ऐसा नहीं होता। क्लास में 100 बच्चा है, टीचर तो सबको बराबर पढ़ा रहा है, अब उसी में से एक टॉपर भी है, एक फेल भी हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन द एंड तुम्हारे टीचर के 100% एफर्ट्स के साथ जब तक तुम्हारे 100% एफर्ट्स मैच नहीं होंगे तब तक तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मेरे 100% एफर्ट्स के साथ जब तक तुम्हारे 100% एफर्ट्स ऐड नहीं होंगे तब तक तुम्हारा एग्जाम क्लियर नहीं होगा। इस चीज को समझ लीजिए। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, चाहे आपने कोर्स खरीदा है, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा, लेकिन आप ये मत सोचिए कि अब सिर्फ स्पून फीडिंग होगी। बेटा कल को ना देखो, हमारा जो एग्जाम है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम है, इकलौता एग्जाम ऐसा है जिसमें हम आगे टीचर ही बना रहे हैं। पहले मैं बैंक में पढ़ाता था, तो बैंक में वाले बच्चों को मैं ये सब चीजें थोड़ी समझाता था, क्योंकि मुझे पता उन्हें पढ़ाना थोड़ी है जाके, वो तो बैंक में लग रहे हैं। फिर उसके बाद सीए फाउंडेशन की क्लासेस लेता था, तो सीए वाले बच्चों को भी ये सब बातें नहीं बताता था, क्योंकि उन्होंने कॉर्पोरेट में जॉब करनी है। लेकिन जब मैं नेट के लिए पढ़ा रहा हूं ना, तब मैं आपको ये समझा रहा हूं। क्यों? क्योंकि बेटा कल को तुमने जाके टीचर बनना है। जो चीजें हम आज कर रहे हैं, आज से 2 साल बाद 4 साल बाद तुमने करनी है। तो मेरी कोशिश ये है कि मेरा इंपैक्ट आप लोगों पे इस तरीके से रहे कि आप मेरे बारे में एक पॉजिटिव परसेप्शन बना के जाओ, ताकि आपके बच्चे आपके बारे में पॉजिटिव परसेप्शन बनाएं। यस और नो? मतलब मेरा टीचिंग स्टाइल है वो क्या रातों रात बन गया? नहीं भैया, मैं 100 टीचर से पढ़ा हूं, किसी टीचर से मुझे एक बात अच्छी लगी, किसी से ये एक बात मुझे अच्छी लगी, तो मैंने अपना एक टीचिंग स्टाइल बना लिया। अब आप भी अपने कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में कितने टीचर से पढ़े हो, तो आपका भी टीचिंग स्टाइल कैसे बनेगा? आप किसी से कुछ लोगे, मेरे से आपने 2 चीजें ले ली, दूसरे टीचर से, उससे आपका टीचिंग स्टाइल बन जाएगा। तो हमें यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक जेआरएफ क्लियर नहीं करना बेटा, हमें यहां पर एक अच्छा टीचर भी बनना है। क्यों? क्योंकि अगर आप अभी टीचिंग साथ में थोड़ा थोड़ा टीचिंग के फंडामेंटल्स को अगर थोड़ा थोड़ा समझना शुरू करोगे तो आपके लिए आगे बहुत ज्यादा हेल्प होगी। बात समझ आई? मतलब यहां पर आप मेरे पास सिर्फ ये नहीं सोच के आओ कि सर मैं तो पढ़ने आया हूं, मुझे एग्जाम क्लियर करना है। नहीं, इस 6 महीने में मैं आपको बहुत सी बातें बताऊंगा, बहुत सारी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें सुनाऊंगा, मैं आपको बहुत सारा पढ़ाऊंगा, मैं आपको बहुत सारे जोक सुनाऊंगा, मैं आपको बहुत सारी कहानियां सुनाऊंगा, मैं बहुत सारी मोटिवेशनल कोटेशन सुनाऊंगा, मैं बहुत सारी शायरी सुनाऊंगा, मैं बहुत सारे पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मैं आपको अगले 6 महीने में इतना कुछ करवा दूंगा कि आपको लगेगा कि ये तो पूरी जिंदगी में भी शायद हम नहीं सीख पाते। इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ यहां पर एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। मेरे को एक बात बताओ, अब होता क्या है, नॉर्मली क्या हो रहा है, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड क्या है? ट्रेंड पता क्या चल रहा है? जिस बच्चे का नेट जेआरएफ क्लियर हो जा रहा है वो अपना यूट्यूब पे चैनल बना लेता है या यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू कर देता है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पढ़ाना गलत है, लेकिन क्या इस बात की गारंटी है कि तुमने नेट जेआरएफ क्लियर कर लिया तो तुम एक अच्छे टीचर बन गए? बोलो, बताओ। नहीं, टीचिंग एक अलग चीज है, टीचिंग एक अलग चीज है। हो सकता है कोई बंदा, उसका नेट क्लियर ना हो लेकिन वो बहुत अच्छा टीचर है, उसको नॉलेज बहुत है, हो गया, नहीं क्लियर हुआ। और दूसरा, अगर आपने जेआरएफ क्लियर कर लिया तो आप अच्छे टीचर बन गए? नहीं, टीचर बनने के लिए आपको अपने आप को 5-7 साल वो जैसे भट्टी में तपाना पड़ता है। टीचिंग एक्सपीरियंस से आती है, टीचिंग आप लोगों को, बच्चों को पढ़ा के बच्चों को समझाओगे तब आएगी। अब रातों रात टीचर नहीं बन जाओगे। इसलिए इस बात को दिमाग से निकाल दो कि मैंने नेट जेआरएफ कर लिया ना तो मैं एक अच्छा टीचर बन गया। नहीं, टीचर बनने के लिए 5-7 साल देने पड़ेंगे, तब जाके आप टीचर बनोगे। नेट जेआरएफ क्लियर करना सिर्फ एक स्टेप है,
इस स्टेप को क्लियर करोगे तो आगे के स्टेप्स आप लोगों को पता चलेंगे, आगे की चीजें आपको पता चलेगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर नेट जेआरएफ क्लियर है तो मैं टीचर बन गया, तो ये बहुत बड़ा वहम है और बहुत जल्दी निकल जाएगा, जिस दिन पहले ही दिन क्लास में जाके तुम्हारी बेइज्जती होगी। और ट्रस्ट मी, हमारे टीचर थे के शर्मा, अभी वो हमारे कॉलेज में प्रिंसिपल बन गए हैं। वो ना एक बहुत अच्छी बात बोलते थे, मुझे बड़ी पसंद थी। बोलते कि क्लास में जितनी बेइज्जती करवा सकते हो करवा लो। क्लास में जितनी बेइज्जती होगी ना, मार्केट में जाके उतना अच्छा रहेगा। अगर क्लास में डरते रहोगे तो वही सारी बेइज्जती फिर मार्केट में जाके होगी। इसलिए यहां पर आप वो सारी चीजें सीख लो, ताकि कल को जब आपको टीचिंग का मौका मिले, मार्केट में जाओ, तो जो चीजें सीखने के लिए बच्चों को सालों का टाइम लगे, आप वो सारी चीजें यहां से सीख के चले जाओ कि हाँ यार ये तो मुझे पता है, अच्छा बोलना कैसे है ये भी मुझे पता है, अच्छा बोर्ड कैसे यूज करना है ये भी मुझे पता है, अच्छा बॉडी लैंग्वेज कैसी है ये भी मुझे पता है। तो आप दूसरों से बहुत आगे हो। अभी आप इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाइए, आपको वहां पे मेरे स्टूडेंट मिल जाएंगे, या तो पढ़ाते हुए या पीएचडी करते हुए। इंडिया की कोई सिंगल यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जहां पर मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा नहीं है। लेकिन अब ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि मैं कोशिश करता हूं कि मैं इस तरीके का इंपैक्ट डालूं कि बच्चे अच्छे इंपैक्ट के साथ आगे बढ़े। तो ये तो आपकी स्ट्रेटेजी है, बाकी जो जो चीजें जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम कम करते रहेंगे। इन द एंड मैं आपको एक बोनस टिप्स देना चाहूंगा। अब ये बोनस इस वजह से है, ये मैं इसको फॉलो करना नहीं करना वो आपकी मर्जी है, ठीक है। बोनस इस वजह से है क्योंकि इसको फॉलो करो तो फायदा तुम्हारा, नहीं करोगे तो भी इसमें कोई कंपलसरी नहीं है बोनस। अब बोनस क्या है? देखो, नेट जेआरएफ करने के बाद क्या करना है? मुझे एक बात बताओ, नेट जेआरएफ करने के बाद तुम्हें क्या करना है? पीएचडी के बाद अल्टीमेट एम क्या है तुम्हारा? मुझे बताओ। ये जो हमारा एग्जाम है इसका अल्टीमेट गोल क्या है बताओ? अल्टीमेट गोल, अगर तुमने जेआरएफ कर लिया उसके बाद तुमने पीएचडी भी कर ली, अल्टीमेट गोल क्या है? कहां पर पहुंचना है, क्या करना है इन द एंड जाके? चाहे आज, चाहे 1 साल बाद, चाहे 4 साल बाद, पीएचडी के बाद क्या करना है तुम लोगों ने? बताइए। हमारे एग्जाम का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? अल्टीमेट एम क्या है? अल्टीमेट एम क्या है? अल्टीमेट एम है टीचिंग। अरे टीचिंग ही तो है ना। चाहे तुम अभी साथ में टीचिंग शुरू कर लो, चाहे तुम पीएचडी कर लो, तब भी तुम डायरेक्ट टीचर बनोगे। अल्टीमेटली तुम्हें इतनी बात क्लियर होनी चाहिए कि इस एग्जाम में तुम्हें अपने आप को एक अच्छा टीचर बनाना है। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि तुम 6 महीने सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो और उसके बाद अगले 6 महीने अपनी टीचिंग पे फोकस करो। दूसरा ये हो सकता है कि तुम इस 6 महीने में अपनी पढ़ाई पे तो फोकस करते रहो, उसके साथ थोड़ा थोड़ा अपनी टीचिंग पे इंप्रूव करते रहो। उसके लिए क्या करना है, वही आपका बोनस टिप है। ये देखो, ये सिर्फ आपको एग्जाम क्लियर करने में हेल्प नहीं करेगा, ये आपको एक अच्छा टीचर बनने में हेल्प करेगा। उसके लिए करना क्या है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। एक छोटा सा बोर्ड ले लीजिए, व्हाइट कलर का बोर्ड आता है ना, छोटा सा ले लो, चाहे 2x2 का ले लो, यहां पे लगाया हुआ है मैंने भी। एक छोटा सा बोर्ड ले लो, इतना सा आता, 200-300 रुपए का आएगा, तुम्हारी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अपने घर में किसी कोने में उस बोर्ड को लगा दो ऐसे करके, और हर दिन अगले 90 दिन तक, हर 90 डेज तक, हर रोज 15 मिनट उस बोर्ड पे लिखो और इमेजिन करो कि तुम बच्चों को पढ़ा रहे हो। जो मैंने तुम्हें सपोज करो आज पढ़ा दिया, उसी को जाके तुम उस जगह पे लिखो। इससे हेल्प क्या होगी? इससे एक अच्छे टीचर बन जाओगे। ट्रस्ट मी, ये ऐसी एक्टिविटी है जिसकी हेल्प से मैंने पता नहीं हजारों बच्चों को अच्छा टीचर बना दिया। कुछ नहीं करना, 90 दिन तक हर रोज सिर्फ 15 मिनट बोर्ड पे जाके खड़े होना है, मार्कर लेना है, यहां पे लिखना है, वैसे ही बोलना है, वैसे ही पढ़ाना है। किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, अपने रूम में कर लो, कहीं पे भी कर लो। ये वो टीचिंग प्रैक्टिस है जिसमें आज की जो तुम्हारी पहले दिन की जो तुम्हारी वीडियो, मतलब पहले दिन जो तुम किए होंगे वो, और उसके बाद 90वें दिन 3 महीने के बाद तुम्हें जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। यू विल फील द डिफरेंस, ट्रस्ट मी। हमें लगता है ना कि सर चेंज नहीं आता, चेंज आता है छोटे छोटे एफर्ट से। रातों रात कुछ नहीं चेंज होता, समझ रहे हो ना। एक बच्चे का जन्म भी है ना, वो भी 9 महीने के बाद होता है। तो आप इस चीज को समझ लीजिए कि आपको जिंदगी में अगर कुछ भी इंप्रूव करना है ना,
तो ओवरनाइट नहीं होगा, उसके लिए आपको हर रोज थोड़ा 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 एफर्ट करना पड़ेगा। यस और नो? जैसे अब आज अगर आप मेरे कोर्स में एनरोल किए हो तो आप इस भरोसे पे एनरोल किए हो ना कि मैं आपको अच्छा पढ़ाऊंगा, और मैं इस स्टेज पे पहुंचने के लिए भी तो मैं भी तो 2017 से लगा हुआ हूं। 17 में कुछ चीजें सीखी, फिर 18 में कुछ सीखा, 19 में सीखा, धीरे धीरे अपने आप को इंप्रूव करते रहा। वही चीज आपके लिए, आप यहां पर सिर्फ और सिर्फ जेआरएफ की तैयारी मत करके जाओ, आपको अपने आप को एक अच्छा टीचर भी बनाना है, ताकि कल को जैसे ही आप नेट करो, जेआरएफ करो और आपको टीचिंग की अपॉर्चुनिटी मिले तो उस टीचिंग अपॉर्चुनिटी के लिए आप तैयार रहो। तो अगर आप ऑलरेडी टीचिंग कर रहे हो, ट्यूशन पढ़ा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, दैट इज परफेक्टली फाइन, लेकिन ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो आपने करनी है। और मैंने 3 महीने के बाद, हाँ एक चीज जरूर से कीजिए, पहले दिन की वीडियो जरूर से बना लीजिए, पहले दिन अपनी रिकॉर्डिंग कर लेना, और फिर 90वें दिन के बाद अपनी रिकॉर्डिंग कर लेना। तो पहले दिन की वीडियो और 90वें दिन की वीडियो में तुम्हें जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस आपको नजर आया। समझ आया? इससे आपका कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंप्रूव होगा, इससे आपको समझ आएगा बोर्ड कैसे यूज करना है, इससे आपकी बॉडी लैंग्वेज भी इंप्रूव करेगी, इससे आप लोगों का कन्विंसिंग पावर भी इंप्रूव करेगी, इससे आपकी हैंड राइटिंग भी इंप्रूव होगी, इससे आपकी ओवरऑल टीचिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। ये आपको कोई नहीं बताएगा, कहीं पे भी चले जाओ। अभी तक जिन लोगों ने पढ़ाना शुरू किया ना, वो तो टीचिंग शुरू भी कर दिए होंगे, लेकिन मेरा वो सीन नहीं है। मेरा ये है कि तुम मेरे पास एक बार आओ, उसके बाद तुम्हें दोबारा आने की जरूरत ना पड़े, तुम यहां से फुल एक्सपर्ट, फुल एकदम से अच्छा बन के निकलो। ठीक है जी? तो ये सारी चीजें हैं जो हमें इंट्रोडक्टरी क्लास में आप लोगों से डिस्कस करनी थी। मैंने आपको सारी मेन बातें बता दी हैं। बाकी जो जो आपको काम दिया है उन काम को करना शुरू करो। आपको 1 हफ्ते के अंदर ही सारी चीजों का डिफरेंस नजर आना शुरू हो जाएगा। रिजल्ट देखो बेटा, आपका कभी भी आ सकता है, 2-4 दिन के अंदर भी आ सकता है, 5-7 दिन के अंदर भी आ सकता है, और 10 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन आ जाएगा। ठीक है जी? तो आई होप कि ये आप लोगों को अच्छा लगा है। इतनी सारी बातें करने के बाद हम आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जितनी बातें आप लोगों को पहले दिन मालूम होनी चाहिए वो मैंने आपको सारी बता दी हैं। चाहे टीचिंग से ले हो, चाहे पेपर 1 से रिलेटेड हो, चाहे वो स्ट्रेटजी से रिलेटेड हो, चाहे आपकी डेली रूटीन से रिलेटेड हो, चाहे आपके पढ़ने के तरीके से रिलेटेड हो, चाहे वो सेल्फ स्टडी से रिलेटेड हो, हर चीज मैंने यहां पर आपको बता दी। सजेस्ट टाइम टेबल देखो, अब धीरे धीरे आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना उनको मैं सॉल्व करते जाऊंगा। ठीक, आज का जो मेरा टारगेट था वो इतनी बातें आप लोगों को बताना था। देखो पेपर 1 का भी शेड्यूल आप लोगों को मिल जाएगा, उसमें सब कुछ लिख दिया हुआ है, उस तरीके से पेपर 2 का भी मिल जाएगा, तो उसके हिसाब से ही क्लास होगी। वैसे मैं हर रोज मॉर्निंग में आपको टाइमिंग शेयर करता हूं टेलीग्राम चैनल पे। हर रोज आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं मॉर्निंग में नोटिफिकेशन जो है वो भेजता हूं कि कब क्लास होगी। ठीक है जी? सब कुछ आएगा, नोटिफिकेशन भी आएगा क्लास का, आपकी एप्लीकेशन पे ही नोटिफिकेशन आता है, क्लास से पहले भी आता है, 2 बार आता है, तब टाइमिंग टेलीग्राम पे भी मिलती है और लाइव इवेंट में भी शो होगा। ठीक है? सारा कोर्स है वो आपका स्ट्रक्चर्ड वे में चलेगा। ठीक है बेटा? आज और कोई क्लास नहीं है, कल मैं आपको एक नोट्स मेकिंग पे वीडियो प्रोवाइड करूंगा और उसके बाद मंडे से आपकी रेगुलर क्लासेस चलेंगी। ठीक है? चलिए ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे बच्चे एनरोल हुए हैं, पिछले बैच से तो कहीं ज़्यादा डबल एनरोलमेंट है, और मैं उम्मीद करता हूं और मैं आपको ट्रस्ट दिलाता हूं कि मैं अपनी तरफ से आपको 110% एफर्ट्स दूंगा। आपको भी अपने 110% एफर्ट्स देने हैं, डेफिनेटली आपको रिजल्ट है वो जरूर से मिलेगा। ठीक है जी? थैंक यू सो मच। सर अगर ऐप डिलीट हो जाए तो दोबारा उसी नंबर से पे चल जाएगा? हाँ बिल्कुल, लॉग आउट कर दिया है, डिलीट कर दिया है, दोबारा आप बस आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड होना चाहिए। ठीक है? चलिए ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, खुश रहिए।